नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कानपुर के बैकनगंज में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें से 2 एफआईआर पुलिस की तरफ से, जबकि तीसरी एफआईआर मारपीट और तोड़फोड़ के शिकार हुए शख्स की ओर से दर्ज कराई गई है। एफआईआर में 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, वहीं 1000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। आपको बता दें कि मामले में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और बुलडोजर भी चलेगा। पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने जानकारी दी है कि कानपुर हिंसा में 13 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, साथ ही हिंसा में दोनों पक्ष के 30 लोग भी घायल हुए हैं। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है, साथ ही कई दुकानों में भी लूटपाट की गई है। पुलिस ने लूटपाट, मारपीट, बलवा सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए पहचान करने के बाद अब तक 35 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी गाड़ियों से इलाके में राउंड लगा रहे हैं, जबकि डीएम नेहा शर्मा, पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा, मंडल आयुक्त राजशेखर पैदल ही इलाके में गश्त कर रहे हैं और लोगों की सुरक्षा का विश्वास उन्हें दिला रहे हैं। इलाके की बेगमगंज यतीमखाना नई सड़क इलाके की पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया। घटना की गंभीरता को समझते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया, जिसमें 12 कंपनी और 1 प्लाटून पीएससी शामिल है। इसके अलावा सभी डीएसपी, पुलिस कमिश्नर, डीएम और मंडलायुक्त राजेश शेखर यतीमखाना पुलिस चौकी में डेरा जमाए हुए हैं। जिन लोगों ने भी उपद्रव किया है उनकी पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि कानपुर नगर के बैकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में जुमे की नमाज के बाद से ही कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। इस बात को लेकर आपस में टकराव हुआ, पत्थरबाजी की घटना हुई और इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और मौके पर पुलिस कमिश्नर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और आवश्यक बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण में किया। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से बैकनगंज में ये तमाम घटना हुई, उसके बाद लगातार शांति का माहौल बनाए रखने के लिए वहां का प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे तरीके से कानपुर की घटना को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और किसी भी तरीके से किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, ये उन्होंने कहा। आपको बता दें कि प्रशासन ने इसमें एक्शन शुरू कर दिया है। उधर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने कहा है कि पुलिस को पर्याप्त वीडियो फुटेज भी मिले हैं, इसके जरिए दंगाइयों की पहचान की गई है। उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और सभी दंगाइयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ उनकी संपत्ति जब्त होगी और उनके मकानों पर बुलडोजर भी चलेगा। स्थानीय लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें, उपद्रवियों को पहचानने में मदद करें, ये भी उन्होंने कहा। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर एक्शन लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कानपुर में हुई घटना की पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कानपुर की घटना में बिना किसी रियायत के कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। अधिकारी छोटी से छोटी सूचना को भी गंभीरता से लें। इतना ही नहीं, अब विपक्ष भी निशाना साध रहा है। आपको बता दें कि बसपा चीफ मायावती ने कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा और हिंसा भड़कना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक और पुलिस खुफिया तंत्र की भी विफलता का प्रतीक है। सरकार को समझना होगा कि शांति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश और यहां का विकास कैसे संभव हो पाएगा।
मायावती ने इसके आगे और भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से आरोप सरकार पर लगाए, उन्होंने कहा कि सरकार इस घटना की धर्म, जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी की ओर से भी अखिलेश यादव का तंज आया। कानपुर नगर में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से दिए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई, उसके लिए बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया जाए। हमारी सभी से शांति बनाए रखने की अपील है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कानपुर में हुई घटना की पुलिस कमिश्नर से जानकारी भी ली और इसी के साथ दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि कल जब यह घटना हुई, उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मौजूद थे और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के पैतृक गांव में पहुंचे थे। तो जिस तरीके से कानपुर में ये हिंसा हुई है, इस हिंसा को काफी दुर्भाग्यपूर्ण विपक्ष ने बताया और सरकार इस पर पूरे तरीके से कार्रवाई कर रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुयश वशिष्ठ जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी मौजूद हैं और कुछ ही देर में सुरेंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले वशिष्ठ साहब, आप ही के पास में आना चाहूंगी। जिस तरीके की घटना हुई है कानपुर में, इस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों उस समय मौजूद थे और इस तरीके की स्थिति का होना यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है जो विपक्ष कह रहा है। सुयश जी। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चैनल पर बोलने का मौका दिया। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस समय सभी जानते हैं कि देश के प्रथम नागरिक वहां थे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वहां थे और इस प्रकार का इन लोगों को ये कृत्य नहीं करना चाहिए था। अगर आपको किसी के बयान से कोई दिक्कत है तो आप उसको जाकर के उसको थाने में लिखित रूप में दीजिए, अपनी बातें दर्ज कराइए। लेकिन ये थोड़ी कि आप अपने पक्ष की दुकान बंद कर देंगे और दूसरे पक्षों की दुकान तोड़ फोड़ करेंगे, उसमें लूटपाट करेंगे, नहीं करेंगे। और क्यों करेंगे भाई ऐसा? किसने छूट दी आपको ऐसा करने के लिए? ये संपत्ति आपकी अपनी है क्या? ये पूरी प्रदेश की संपत्ति है। किसी को भी जन की हानि होती है, धन की हानि होती है, सबको नुकसान होता है। अगर किसी के बयान से आपको दिक्कत है, और बयान क्या गलत दिया उन्होंने, क्या झूठ बोला था कुछ? आप, मैं पूछना चाहता हूं, कोई अगर मौजूद हो यहाँ पे, क्या उन्होंने कोई झूठ बोला था उस बयान में? या सच बात होगी तो आपको कड़वी लग गई? और उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपना पक्ष रखिए, जाके अपना विरोध दर्ज कराते शांतिपूर्ण तरीके से। दंगा करने के लिए किसने आपको उकसाया? केवल दंगा करने का आप ही लोगों ने पूरा ठेका ले रखा है उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण देश में। मैं पूछना चाहता हूँ, यानी जो अगर कोई मौजूद है उस पक्ष के लोग तो
ठीक है, अभी जुड़ेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, उनसे इस बात की जानकारी लेंगे। तब तक उपाध्याय साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने बयान दिया, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई जो है, पूरा जो घटनाक्रम है वो हुआ। अब अलग अलग तरीके से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है उत्तर प्रदेश में, ये कहना भी गलत नहीं होगा। पहले से सुधार हुआ बीजेपी के राज में, लेकिन इस तरीके की छिटपुट घटनाएं भी जब होती है तो माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है। देखिए, ये जो माहौल है मुस्कान, ये चिंताजनक है। और मैं देख रहा हूं कि एक वर्ग विशेष की मनमानी पर अंकुश लगाने की जो कोशिश की जा रही है, इसलिए पूरे देश में अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही है। और एक और बात है, देखिए कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों या मुस्लिम बाहुल्य राज्यों में ही क्यों हिंसा होती है, ये भी एक चिंता का विषय है। चाहे आप कश्मीर को ले लीजिए, चाहे कानपुर को ले लीजिए, चाहे अलीगढ़ को ले लीजिए, चाहे मुरादाबाद को ले लीजिए, जब भी दंगे होंगे तो एक वर्ग विशेष जहां बहुसंख्यक है वहीं आगजनी, पत्थरबाजी, ये सब हो रहा है। तो ये भी चिन्हित करने की जरूरत है। और देखिए, योगी जी की जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की, एक सही पॉलिसी है। सख्ती जब तक नहीं होगी तो इस तरह के उपद्रवी तत्व, मैं समझता हूं, बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। भाई आप ठीक है, प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं और वहां से एक मॉब चलता है, दुकानों को जबरदस्ती बंद कराता है, पत्थर फेंकता है, आगजनी करता है, और दूसरी तरफ आप संविधान की बात करते हैं। तो कौन से संविधान में लिखा है कि कानून आप हाथ में लें? मान लीजिए बीजेपी नेता ने कोई बयान दिया, तो वो अभिव्यक्ति की आजादी है। आपके यहाँ भी बहुत सारे बयान दिए जाते हैं, सभी धर्मों में धर्म गुरुओं के अलग अलग बयान आते हैं। तो बयान के ऊपर आपको ये प्रतिक्रिया दें कि आप पूरे इलाके को अशांत कर दें, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करें, बम चलाएं, संपत्ति का नुकसान करें, तो ये चलने वाला नहीं। एक लंबे समय से मैं देख रहा हूं, एक वर्ग विशेष की जो हिंसक वारदातें हैं वो पूरे विश्व में है। आप पूरे विश्व को देख लीजिए, चाहे वो काबुल है, चाहे वो पाकिस्तान है, हर जगह हिंसा हिंसा हिंसा। जबकि एक दूसरा समाज भी बहुसंख्यक है इस देश में, और वहां अल्पसंख्यक समाज के लोग आराम से रहते हैं, किसी को कोई। मैं देख रहा हूं कि जितना एक वर्ग विशेष या समुदाय विशेष सुरक्षित है और जो तरक्की कर रहा है या रोजी रोटी कमा रहा है, वो उन देशों में भी संभव नहीं है जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। चाहे वो अफगानिस्तान की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, जिस पाकिस्तान का रोना रोते हैं, उस पाकिस्तान के हालात किसी से छुपे नहीं है। वहां रोटी कमाना और रोटी खाना दूभर हो रहा है, देश डूब रहा है। ठीक है उपाध्याय साहब, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से सुरेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहूंगी। कानपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं, और जिस तरीके से जो ये तमाम चीजें खत्म हुई थी, कहीं ना कहीं कम हुई थी, वो एक बार फिर से सर उठाने लगी हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए मुस्कान जी, जो ये कानपुर के अंदर घटना घटी, वास्तविक में ये बहुत दुर्भाग्य घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसमें सबसे बड़ी जो भूल हुई है, जिस दिन कानपुर के अंदर ये इंसिडेंट हुआ, घटना घटी, उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के, और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी उस शहर के अंदर मौजूद थे। तो सरकार के जो खुफिया तंत्र थी, जो इनके इंटरनल जानकारी की पॉलिसी थी, वो कैसे फेल हो गई कि इतनी बड़ी घटना घट गई। भाई ये गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश सरकार को देखना चाहिए था कि आज यहाँ पे हमारे महामहिम राष्ट्रपति भी मौजूद है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी मौजूद है,
तो क्या इनका खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो गया था कि जानबूझ के ये दंगे को क्या जो था कराने की योजना में थे, ये क्या थे, इनके खुफिया तंत्र ने, इनकी जो NIU थी, जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अधिकारी थे, उन लोगों की सूचना क्या बिल्कुल ठप हो गई थी, जो ऐसा हुआ। दूसरा नंबर कि जो अभी माननीय हमारे साथी कह रहे थे कि दंगा जो है वर्ग विशेष के लोग करते थे, दंगा कोई भी करे, चाहे हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, उसमें बनती कार्रवाई होनी चाहिए। दंगा होना प्रदेश के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी गलत चीज है, गलत परंपरा है, समाज जो है गलत है। मगर अगर कोई भगवान श्री राम के खिलाफ आदरणीय, मैं अपने जितने भी प्रवक्तागण बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ या गुरु नानक के खिलाफ या भगवान बुद्ध के खिलाफ, महावीर के खिलाफ या मोहम्मद साहब पैगंबर के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करे, आज अगर कोई एक व्यक्ति भगवान राम के खिलाफ टिप्पणी करता है तो उस पर भी ऐसी घटना होने से पहले कार्रवाई कर देनी चाहिए, या मोहम्मद साहब पैगंबर पे टिप्पणी होनी चाहिए तो उन पर कार्रवाई कर देनी चाहिए। अरे राजनीति में मोहम्मद साहब पैगंबर पे टिप्पणी, राम पे टिप्पणी, इनको लेना देना क्या चीज है भाई? ये अभी तक जो टिप्पणी बाजी है, महापुरुषों के ऊपर अपमानजनक भाषा, ये अभी क्यों होनी शुरू हुई है? पहले तो कभी नहीं होती थी भाई, दंगे नहीं होते तो ऐसी टिप्पणियां भी कभी नहीं होती थी। जी ठीक है सुयश जी। हेलो, मैं आ रही हूँ सुरेंद्र जी आपके पास। सुयश जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैं जी अपनी बात रखें। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आदरणीय प्रवक्ता जी ने कहा कि अधिकारियों का फेलियर है, तो क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है, अधिकारियों की ही है? हमारे लिए तो वो आदरणीय है, लेकिन जो दंगा कर रहे हैं उनके लिए आदरणीय नहीं है। प्रधानमंत्री उनके नहीं है, राष्ट्रपति उनके नहीं है। उन्हें नहीं सोचना चाहिए था कि अगर हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो हमारी अस्मिता का क्या होगा, हमारे समाज को लोग बुरा कहेंगे? क्यों हर बार ये एक विशेष दिन ये झगड़ा करते हैं? क्यों इन्होंने वो दिन चुना जिस दिन देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति उनके शहर में थे? अरे आपको तो सोचना चाहिए। अगर आपको कोई अपना विरोध दर्ज कराना था तो उनसे मिलने का आप रास्ता ढूंढते। आप कहते कि जी आपकी प्रवक्ता ने ये बात गलत कही है, हम इसका विरोध करते हैं। ये लड़ाई करने पे ही विरोध जाहिर होता है, और कोई रास्ता नहीं है कि विरोध जाहिर करने का। मैं पूछना चाहता हूं आपसे। देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले हरिद्वार में धर्म संसद के अंदर यदि सीतानंद और कितने वो साधु संतों के नाम पे एक मामला बनाया गया था, उससे भी अल्पसंख्यक समुदाय की सुपारी ली गई थी कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करेंगे, फलाना करेंगे। ये नहीं होनी चाहिए। धर्म संसद बताइए आप मुझे। मैं केवल आपसे इतना जानना चाह रहा हूं महोदय कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी जब वहां थे तो तब ही इनको क्या करना था? इनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी नहीं है क्या वो? अपने वक्तव्य में पहले आपको आदरणीय भी कह चुका हूँ कि दंगा नहीं होना चाहिए था। दंगा होना बिल्कुल प्रदेश के लिए, सबके लिए गलत था। उनको FIR दर्ज करानी चाहिए थी। कानून में यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मगर क्या सरकार की इंटरनल पॉलिसी आज इतनी खतरनाक हो, मतलब जो कमजोर हो चुकी है कि आज कानपुर का दंगा हुआ तो यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी कोई कमजोर नहीं है। पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। इस बार ये दंगे की शुरुआत हुई और जितने दंगा करा उन्हें चिन्हित करके उन्हें उचित दंड दिया जाएगा। कोई बख्शा नहीं जाएगा, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी पक्ष का लोग, किसी भी के कारण ना सरकार ने 5 साल जीरो टॉलरेंस पे सरकार चली है। नहीं, जीरो टॉलरेंस पे चली है या नहीं चली वो सबको पता है। हाथरस के अंदर बेटी को जला दिया जाता है, सैनिटाइजर देख करके डाल करके उसकी चिता को। देखिए पिछले समाजवादी पार्टी में भी इतने दंगे हुए। आप तो 2, 4, 5 गिनवा पाओगे। अगर समाजवादी पार्टी के दंगे गिनाने बैठ जाएंगे सुबह शाम हो जाएगी। आदरणीय जी, सुबह शाम हो जाएगी जितने दंगे हुए। फिर भी जितना अंकुश लगाया इतिहास में ऐसा कभी कोई सरकार ही नहीं हुई भाजपा के अलावा कि जितने इस प्रकार से अंकुश लगा दिया हो। ये सब जानते हैं। इसीलिए जनता ने दोबारा सेवा के लिए चुना है। जनता ने इसीलिए सेवा के लिए दोबारा चुना है भाई साहब, वरना जनता चुनती नहीं। वह सबको पता है कि हाथरस के अंदर क्या हुआ। आप फिर वही हाथरस की बात करे जा रहे हैं। मैं आपके इतने सारे दंगे, मुजफ्फरनगर के अंदर क्या हुआ, मेरठ के अंदर क्या हुआ, लखनऊ के अंदर क्या हुआ,
ये इतने सारे दंगे आपके हैं, वो दंगे गिनाने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी समाजवादी पार्टी की सरकार में। जब फिरौती ली जाती थी, अपहरण की फिरौती ली जाती थी, डकैती की फिरौती ली जाती थी, जब एक बार आदरणीय मुलायम सिंह जी गद्दी पे बैठ गए तो सबसे बड़े स्पोर्ट्स के कारोबार की तभी 2 दिन बाद ही उसको अपहरण कर लिया गया। स्पोर्ट्स का था, उसका क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस पे काम किया है, और अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सफल भी मिला है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। आप दोनों के पास एक बार और जहां तक रही बात, आपके पास आना चाहूंगी। जहां तक रही बात मैं आ दंगे रही हूँ करने की, तो मैं दंगे वालों से, मैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक वर्ग विशेष क्यों, इन्होंने दंगे का ठेका इन्होंने ले रखा है क्या? सारे दंगे यही करेंगे क्या पूरे देश में, सब जगह? कोई और नहीं रहता क्या यहाँ पे? किसी और को विरोध नहीं करना क्या? क्या विरोध की सब केवल इन्होंने करना है विरोध? ठीक है उपाध्याय साहब, देखिए जिस तरीके से बीजेपी और सपा दोनों में इस बात की जंग हो रही है कि आखिर किसकी सरकार में, किसके राज में दंगे ज्यादा हुए, बात ये नहीं है, बात ये होनी चाहिए कि इस समय दोनों को बैठकर ये बात सुलझानी चाहिए कि अभी जो हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। देखिए दिक्कत यही है, राजनीति करनी है, और राजनीति मैं समझता हूं होनी चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दे इतने सेंसिटिव होते हैं कि इन मुद्दों पर राजनीति नहीं है। दंगा एक काला धब्बा है इस समाज पर, जहां हम 21वीं सदी में हैं और अपने आप को एक महान शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं। वहां इस तरह के दंगे ग्रोथ को रोकते हैं और कमजोर करते हैं। रहा अभी हाथरस की घटना की बात हो रही थी, बिल्कुल शर्मनाक घटना थी। अभी हमारे मित्र ने हरिद्वार की बात की, देवबंद की बात नहीं थी। वहां भी तो हुआ था कि भी हम तो यहीं रहेंगे, आपको जहां जाना है वहां चले जाइए। कहां जाएगा हिंदू, मुझे बता दें। और देखिए यथार्थ है, इतिहास उठा के देखिए, 1947 में इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, इसे नकारा नहीं जा सकता। उस समय न बीजेपी थी न समाजवादी पार्टी थी, आप दोनों में से कोई पार्टी नहीं थी। कत्लेआम हुआ था, कौन करा रहा था? बीजेपी करा रही थी या समाजवादी पार्टी करा रही थी? या अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी करा रही है? पाकिस्तान में जो हो रहा है वहां कौन करा रहा है? तो देखिए पूरे विश्व पटल पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष की, मैं समझता हूं कि एक छवि उस तरह की बन गई है। म्यांमार में देखिए, छोटा सा देश है, उसको अशांत करने की कोशिश की गई। वहां क्या हुआ वो किसी से छुपा नहीं। लेकिन हम लोग वोट की राजनीति के लिए और बहुत सारी चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कानपुर का दंगा और ऐसे कहीं ना कहीं फेलियर है खुफिया एजेंसियों का। जब दंगा हो गया उसके बाद पुलिस डिप्लॉयड की गई, जब पत्थरबाजी हो गई, पत्थर से संपत्तियों को नुकसान हो गया, गाड़ियों किसी से तोड़ दिए गए, तो खुफिया इनको पहले रखना चाहिए था। और जब वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कानपुर में हैं तो एक विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। याद होगा उपाध्याय साहब, वो समय याद आता है जब पंजाब में प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उनकी सुरक्षा में चूक का मामला था, कैसे तिलमिलाई थी उस समय बीजेपी। लेकिन अब उन्हीं के राज्य में इस तरीके की चीजें हो रही है और पीएफआई कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। देखिए कोई भी कनेक्शन हो, वहां धार्मिक स्थल में एक वर्ग विशेष के लोग इकट्ठे हुए, और ये जो होता है ना, मैंने देखा है, मैं भी ये जो आग लगती है लगती है और वर्ग विशेष के लोग वहां इकट्ठे होते हैं और वहीं से फिर वो एक भीड़ के या मौत के रूप में आगे बढ़ते हैं और सबको कुचलते हुए चले जाते हैं। तो विशेष एहतियात, कल जुमे की नमाज थी और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां पर थे, तो खुफिया तंत्र को इनपुट होना चाहिए। बिल्कुल। और सुरक्षा के विशेष इंतजाम होने चाहिए थे
तो ये घटना शायद नहीं घटी। बिल्कुल। और कानपुर में वशिष्ठ, मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब, आ रही हूँ एक बार फिर जिस से। समय भीड़ निकली मुस्कान, वहाँ पुलिस बल कम था। जब वो गलियों में घुस गए, आगजनी करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, जबरदस्ती दुकानें बंद कराने लगे, तब फिर पुलिस फोर्स को डिप्लॉयड किया गया। ठीक है उपाध्याय साहब, आ रही हूँ मैं आपके पास, जवाब इसका ले लेते हैं। सुयश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुयश जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है, और देखिए उपाध्याय साहब ये बता रहे हैं आपको, ये तो आपको भी पता होगा कि जब प्रधानमंत्री और महामहिम वहां पर मौजूद हैं उस समय किस तरीके की सुरक्षा वहां पर होनी चाहिए, बावजूद इसके इस तरीके की घटना हो जाती है और उसके बाद पुलिस डिप्लॉय की जाती है वहां पर। निर्दोष बच्चों को जलती हुई बेकरी की भट्टी में झोंका गया हो या वहाँ पे बलात्कार हुए हो माइनॉरिटी की महिलाओं के आपके पास वशिष्ठ साहब से मेरा ये सवाल था, को बांध करके जला दिया गया हो, जिनकी बुनियाद ही दंगों से रखी गई है। दंगे वो गुजरात के दंगे भी गलत है और दंगे कानपुर के भी गलत है। दंगा ऐसा नहीं है कि गया। अभी पिछले दिनों जब चुनाव के दौरान आ रही हूँ मैं सुरेंद्र जी, आ रही हूँ। आपका कहने का मतलब ये हो गया कि मुजफ्फरनगर के दंगे सही थे बिल्कुल, के अंदर आए थे और एक नामदारी समुदाय की माता जी का कत्ल हो गया था। तकरीबन 4-5 साल बाद उसे अभी तक न्याय नहीं मिला। तो कुछ सिख समाज के लोग बनारस के गुरुद्वारे के अंदर ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए थे जो नामदारी समुदाय से आए थे। पुलिस ने उनको आकर के गुरुद्वारे को हाईजैक करके वहीं पर रोक दिया गया और उनको ज्ञापन नहीं देना गया। मैं इसकी सराहना करता हूँ कि वहाँ पे बनारस प्रशासन का इतना मजबूत तंत्र था कि वहाँ पे ज्ञापन देने के लिए रोका गया। तो जब जुम्मे की नमाज का कोई पुलिस का इनपुट, पुलिस का तंत्र इतना कमजोर नहीं है कि उनको पता नहीं होगा कि आज और नमाजियों से ज्यादा नमाजी इकट्ठे हो रहे हैं या और लोगों से ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ पर अपनी फोर्स ने ये घटना घटने से पहले ही तैयारी मुकम्मल क्यों नहीं की, बात वहाँ पर आ रही है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, अब आपके पास आ रही हूँ वशिष्ठ साहब। सुरेंद्र जी आ रही हूँ मैं आपके पास, अब रुक जाइए जरा, सुन लीजिए, उन्हें भी जवाब लेने दीजिए उनसे। आ रही हूँ मैं आपके पास। कश्मीर का नाम नहीं लिया, कश्मीर में जो हो रहा है वो सही है भाई। जो कश्मीर में हो रहा, हमने कहा समर्थन कर रहा है कि जो कश्मीर में हो रहा है वो सही है। कश्मीर में उनके मारा जा रहा है, चुन के मारा जा रहा है, एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष को। देखिए सीधी बात है, चाहे गुजरात के अंदर निर्दोष बच्चों को बेकरी में झोंकने का मामला हो, कांग्रेस के पूर्व सांसद को खाट से मार के जलाने का मामला हो, 1984 में प्रॉब्लम एक से शुरू होती है। ठीक है सुरेंद्र जी। गुजरात का आपको दर्द है लेकिन कश्मीर का दर्द नहीं है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ में हो रहा है वैलिकल पे तो सरकार भाई आपने धारा 370 के अंदर मामला सिस्टम बनाया सारी चीज में, तो अब रहते हुए कितने कश्मीरी पंडितों का सरकार ने पुनर्वास कराया, कितने कश्मीरी पंडितों ने हमारे भाइयों की मदद की, उन्हें कहाँ पे सेट किया गया, उनके लिए क्या किया, ये तो सरकार का कार्य है भाई। अब तो फुलफिलाज सरकार है, अब तो पूर्ण रूप से बहुमत है, अब तो उन कश्मीरी पंडितों की आवाज बनी, अब तो उन विचारों को घर वापसी कराएगी। जो इतने अच्छे अच्छे घर उनके जिन में ताले पड़े हुए हैं वो छोड़ करके चलेगा। जो कांग्रेस की पॉलिटिकल कब्जा कर लिए गए हैं, उनके घर मकान जायदाद कब्जा कर ली गई है, तो नहीं उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे उपाध्याय साहब, वहाँ बोलने के लिए इतना वादा नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। ठीक है सुरेंद्र जी आ रही हूँ मैं आपके पास, अब आप सुन लीजिए, जवाब मुझे लेने दीजिए छोटा सा। इस देश को आजादी दिलाने के अंदर क्या अश्ताकुल्लाह खान, देखिए अगर सारे मुसलमानों को सुरेंद्र जी सुन नहीं पा रहे हैं मुझे लगता है अभी, या तो आप सुन नहीं पा रहे हैं या आप खुद से इतना प्यार आपको अपनी आवाज से है कि आप किसी को सुनेंगे नहीं। हिंदुओं ने भी कराया, मुसलमानों ने भी कराया, सिखों ने भी कराया, सबने मिल करके कराया। कश्मीर की समस्या अलग हो सकती है, उत्तर कश्मीर के मुसलमानों का अलग जो। सुरेंद्र सिंह जी आपको डिबेट करनी है या आप अपनी खुद ही बोलते रहेंगे? मुसलमानों को कल पाकिस्तान के साथ कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं है, क्या कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं है? कश्मीर हिंदुस्तान में है। ठीक है वशिष्ठ साहब आप अपनी बात रखें, वो तो सुन नहीं रहे हैं किसी की, अपनी बात रखें आप वशिष्ठ साहब। मुसलमान क्योंकि आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी, मैं इस बात को मानता हूँ कि पाकिस्तान का जब 47 का जो विभाजन हुआ है धर्म के आधार पर, सबसे बड़ा मैं सिख समुदाय से आता हूँ,
हम लोगों ने देखा। सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है कि नहीं मेरी? यहाँ पर सबसे बड़ा जो पाकिस्तान से नुकसान हुआ वह मुसलमानों का भी हुआ है, सिखों का भी हुआ और हिंदुओं का भी हुआ है। मगर जब देश में धर्म के नाम पे बंटवारा हो गया था, छूट देती गई थी कि जिसको जहाँ रहना है वहाँ चला जाए, तब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया था। उन्होंने हिंदुस्तान के आधार पर जब राष्ट्र धर्म के आधार पर जब एक राष्ट्र बन गया तो यहाँ का हिंदू था, उसने कहा कि मुस्लिम भाई यहाँ रह सकते हैं। क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया था, आपको वहाँ भेजना चाहिए था, लेकिन ये हिंदुस्तान का हिंदू था जिसने अपना दिल खोल के ये कहा कि नहीं आप यहाँ रह सकते हैं, और आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं को मार रहे हैं, उन्हीं को काट रहे हैं आप, और उन्हीं से आप कहते हैं कि देश छोड़ के चली जाइए। ठीक है उपाध्याय साहब, लौटूंगे मैं आपके पास। अब सुरेंद्र सिंह जी सुन लीजिएगा जरा एक बार वशिष्ठ साहब से, उनकी बात मैं पूछना चाहूंगी। सुयश वशिष्ठ जी, मुझे 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 एक जगह बता दीजिए हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक जगह का नाम बता दीजिए जहां से हिंदुओं ने मुसलमान को मार दिया हो या किसी को काट के भगा दिया हो, किसी प्रदेश से। और इसी देश में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा गया, काटा गया, संपत्ति छीनी गई, और उन्हें वहां से आज भी भगाने की कोशिश हो रही है, मारने की कोशिश हो रही है। क्या किसी हिंदू राज्य में या किसी हिंदू मैं कहूंगा जिले में ऐसा हो रहा है? एक उदाहरण दे दीजिए जी। मुझे जवाब दे दीजिए। दंगा करने वाला कभी भी कोई भी हिंदू, अगर देखिए मैं हिंदू धर्म को कैसे कह सकता हूँ, मेरे गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना सर कटाया है। कभी हिंदू दंगा नहीं कर सकता, कभी हिंदू किसी निर्दोष को नहीं मार सकता, और ना ही कोई अच्छा मुसलमान किसी हिंदू को मार सकता है। दंगा करने वाला ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुसलमान होता है। दंगा करने वाले का कोई मजहब किसी धर्म विशेष से नहीं बोलना चाहिए। जो कर रहे हैं उन पर बनती कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें कानपुर में जो हुआ वो किसी धर्म का और किसी का नहीं था। कानपुर में दंगा हुआ तो किसी धर्म का दंगा नहीं था। नहीं, कानपुर में दंगा हुआ अगर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने, भारतीय नेत्री ने जो बयान दिया था समय रहते उनसे कानपुर में आग लगा देंगे। अगर किसी नेता ने गलत बयानी की तो आप कानपुर में आग लगा देंगे, पुलिस पर पत्थर बरसाएंगे, गोले बरसाएंगे। ये कुछ चीजें ऐसी होती है कि पहले सरकार को आभास हो जाता है कि इसका गलत रिएक्शन हो सकता है, तो पहले ही कार्रवाई कर दे तो ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं मिलेगा। जो दंगा हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसका हम विरोध कर रहे हैं। भाई दंगा नहीं होना चाहिए था, फिर भी हुआ, यथार्थ है, झुटलाया नहीं जा सकता। हुआ है, हुआ है। कोई नहीं है, जब एक पक्ष आता है तो दूसरा पक्ष सामने आता है। दंगा करने वालों का बहुत होता है। दूसरे तो दूसरा पक्ष तो कुछ करता ही नहीं। मुझे बता दें, एक राज्य में बता दीजिए, एक जिले में बता दीजिए, किसी क्षेत्र में बता दीजिए मुझे। जैसे आप हिंदू और मुसलमान क्लियर अपनी जमीन पे ला रहे हैं, मेरी संस्कृति में नहीं सिखाया कि मैं किसी वर्ग विशेष का नाम लेकर के बोल रहा हूँ। भाई मैं तो इतना ही कल्ला से तुलना करने वालों। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, अब मैं लौटूंगी आपके पास, सुन लीजिए। सुरेंद्र सिंह जी, आवाज मिल पा रही होगी आपको, तो जरा शांत हो जाइए, सुन लीजिए, अब दूसरों को सुन भी लीजिए, बहुत देर हो गई है, उनका भी समय व्यर्थ हो रहा है। वशिष्ठ साहब, करता है उसे पकड़ो और जेल में डालो। अगर कोई देवी देवता या किसी चीज पैगंबर के खिलाफ करता है उसे भी पकड़िए। मसला मिलाने के लिए अगर कोई हिंदू बोलता है तो उसे भी पकड़िए। अगर आज हिंदू धर्म के महापुरुषों को तार्किक बनाना, नहीं भक्ति लाना देना, फलाना सिस्टम, हिंदू मुसलिम फलानाबाद, ये चीजें अभी इसी दौर में क्यों उत्पन्न हो रही है? भाई इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। मोहम्मद साहब कैसे नहीं हुआ? 1947 में हुआ है। या भगवान श्री राम हो या गुरु नानक हो, महापुरुष सबके आदर्श होते हैं, किसी एक वर्ग विशेष के आदर्श नहीं होते। भगवान श्री राम क्या मुसलमानों का नहीं है, गुरु नानक क्या मुसलमानों का नहीं है, मोहम्मद साहब। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आप सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से कानपुर के बैकनगंज में ये घटना हुई है उसको लेकर लगातार अब प्रतिक्रियाएं शुरू हो रही है और अलग अलग तरीके से यहाँ पर
नुपुर शर्मा के ट्वीट से आपको बता दें कि उनके एक वीडियो से ये कहीं ना कहीं पूरा मसला शुरू हुआ। इस्लामिक कट्टरपंथियों से धमकी मिली है, ये वीडियो उन्होंने शेयर किया था। इसके बाद नुपुर शर्मा ने आरोप लगाए कि उनके खिलाफ ट्रोलर्स जो हैं वो उनको संबोधित भी करें, उनके खिलाफ ट्रोल उनको किया जा रहा है, इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। उसके बाद ये हिंसा भड़की और इसी हिंसा पर अब अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की 3 सक्रिय पार्टियां, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा, सभी ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उन्होंने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और बुलडोजर की कार्रवाई भी इसमें अमल में लाने को कही है। जिन भी लोगों पर आरोप सिद्ध होंगे उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इस तरीके के आदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिए। वहीं दूसरी तरफ बात समाजवादी पार्टी की करें तो अखिलेश यादव ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कानपुर नगर में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नेता नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से दिए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई उसके लिए बीजेपी को नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और हमारी सभी से शांति बनाए रखने की अपील है, ये अखिलेश यादव ने कहा। इसके बाद बयान बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती का भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा और हिंसा भड़कना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक और इसी के साथ पुलिस खुफिया तंत्र की भी विफलता का प्रतीक है। सरकार को समझना होगा कि शांति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश और यहां का विकास कैसे संभव है। मायावती ने कहा कि सरकार इस घटना की धर्म, जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटना आगे न हो। साथ ही लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तेजक भाषणों से बचने की भी उन्होंने अपील की है। तो बता दें कि जिस तरीके से कानपुर में ये घटना हुई, कानपुर के बैकनगंज में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 2 एफआईआर जो है वो पुलिस की तरफ से, जबकि तीसरी एफआईआर मारपीट और तोड़फोड़ का शिकार हुए लोगों की तरफ से दर्ज की गई है। आपको बता दें कि उपद्रवियों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा, ये भी बात सामने आ रही है और इसी के साथ कानपुर में हिंसा को लेकर सरकार भी सख्त हो गई है। कानपुर हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने फरमान जारी किया कि राज्य के अमन चैन के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। इस सिलसिले में सीएम योगी ने शुक्रवार रात सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए सख्त निर्देश भी दिए हैं। वहीं मौलवियों ने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी नेत्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। सुयश वशिष्ठ जी, आप अपनी बात रखें। जी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये सारी बात मैंने अपने वरिष्ठ पत्रकार महोदय की भी सुनी और उसमें आदरणीय मित्र समाजवादी पार्टी से बैठे हैं उनकी भी सुनी। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि कोई दंगा हिंदू भी कर सकता, मुस्लिम भी कर सकता, ये लेकिन कह रहे कि कोई जाति नहीं होती। ठीक है, आतंकवाद की, दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन फिर वही केवल उसी वर्ग के व्यक्ति क्यों करते हैं? सिखों ने कोई दंगा करा? हिंदुओं ने कोई दंगा करा? दंगे की हमेशा पहले ही उनको लोग करते हैं। क्यों भैया, क्या दिक्कत है आपको? और ये कह रहे कि पहले नहीं होता था, अब तो होता है। पहले इसलिए नहीं होता था कि क्योंकि पहले की सरकारें इन लोगों को, इनके गलत कृत्यों को बढ़ावा देती थी, छुपाती थी।
इस सरकार ने इनके गलत कामों को, इनके गलत कृत्यों को रोका है, इन पे दबाव बनाया, इन पे कुछ बनाया। कोटीगंज में सब जानते हैं क्या हुआ। कोटीगंज कितना पुराना बाजार था मेरठ का, कोई परिचित नहीं है उससे, सब परिचित है। आपकी ही गाड़ियां उठाकर आपको ही वो माल बेचते, काट के किसी ले जाओ, चोरी का माल ले जाओ, चोरी का माल। क्यों भैया, तो उठाओगे तुम? चोरी का माल काट के चोरी कर बेचोगे? ईमानदारी से काम करो। किसने मना काम करने के लिए? किसी भी मुसलमान ने, कोई किसी भी, हमारी भाजपा सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब से आई है, क्या किसी ऐसे मुसलमान को पीड़ित करा है या किसी को ऐसे पे अंकुश लगाया जो नंबर 1 का काम कर रहा है? अभी मेरठ में क्या हुआ, उनकी फैक्ट्री बंद कर दी गई। आप फैक्ट्री सील होने के बाद भी पीछे से चला रहे हो। सरकार मना कर रही है, आप राजस्व की हानि कर रहे हो, नियम के विरुद्ध जाके काम कर रहे हो। प्रशासन ने सील कर दिया आपकी फैक्ट्री, तब भी आप पीछे से जाके चला रहे हो। इतने हौसले हैं आपके। इसका मतलब पहली सरकारों में उनको संरक्षण दिया जाता था। इसलिए यही दिक्कत है आज की, कि केवल अब किसी को संरक्षण नहीं है, कोई दंगाई को संरक्षण नहीं है। केवल आम आदमी जो सही काम करेगा इस प्रदेश में, उसकी बात सुनी जाएगी, और जो सही काम नहीं करेगा, जो गलत काम करेगा, उसकी बात नहीं ठीक है, सुनी दंगों की जाएगी। बात ठीक है, लेकिन मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जब प्रधानमंत्री महामहिम वहां पर मौजूद थे, दोनों शख्स वहां पर मौजूद थे कानपुर में ही, तो वहीं की सुरक्षा इतनी कम कैसे हुई कि वहां पर इस तरीके की घटनाएं हो गई? वो एक चिंता का विषय है। उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करवाएंगे, और जो दोषी पुलिसकर्मी है वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। अब जांच करवाने की बात का मतलब क्या है वशिष्ठ साहब? जब वो दोनों यहाँ पर थे उस समय में इस तरीके की घटनाएं होती है, तो मायावती ने तो खुद ये सवाल उठाए कि बताइए ऐसे कैसे निवेश होगा उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर एक बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर फेल हो गया वो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी विश्वसनीयता पर आप सवाल उठाएंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं थोड़ी चूक रह गई है और उसे दोबारा देखकर वो परीक्षा दी जाएगी। लेकिन अगर वो बच्चा हिंदी के विषय में फेल हो जाए तो सवाल उठने लाजमी है वशिष्ठ साहब। आप ही के जवाब में अपना सवाल समझिएगा मेरा। बताइए। यही मैं कह रही हूँ आपसे कि अगर आप बच्चों की बात करें, अगर वो बच्चा हिंदी के पेपर में फेल हो जाए तो कैसे काम चलेगा? जब आप, अगर कोई और होता तो ठीक है, हम मान लेते, कोई बात नहीं, सुरक्षा में चूक हो जाती है कभी कभी, ठीक है, हम समझ सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हो तो उस समय में तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं आदरणीय जी, मैंने ये नहीं कहा कि कभी कभी सुरक्षा में चूक, मैंने कि ऐसा जिसने गलत किया है इसकी भी जांच होगी, और ऐसा दोबारा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा दोबारा। ये होना ही, पहली बार तो पहले नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ है उसकी जांच करके जो इसमें दोषी है उनको भी बिल्कुल सजा होगी, नहीं बख्शे जाएंगे बिल्कुल भी। ये बहुत बड़ा मामला है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। इसके ऊपर भी पूरा संज्ञान है। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री कह रहे चलो कोई बात नहीं हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर पूरी कड़ी नजर है, सभी लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से लेके नीचे कमिश्नर वगैरह ऐसे सब चीज इसको गौर कर रहे हैं कि ये चूक हुई तो आखिर हुई कैसे, पहले तो होनी नहीं चाहिए थी। इसके हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है। सरकार हमारी है, सरकार उत्तर प्रदेश की पूरी जनता की सरकार है। ठीक है, उपाध्याय साहब। जी देखिए, अगर चौकन्ना होता शासन प्रशासन तो इस तरह की घटना नहीं घट सकती थी। कहीं न कहीं शासन और प्रशासन का फेलियर रहा है। जो दंगा हुआ, और दंगा इतना फैल गया कि गलियों में लोग घुस गए और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे, पत्थरबाजी, आगजनी, ये सब करने लगे। तो देखिए, ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है, और कानून और संविधान का सम्मान और राष्ट्र का सम्मान हम सबको करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वर्ग विशेष अपने फायदे के लिए तो संविधान की दुहाई देता है, लेकिन फिर कहता है नहीं, सरिया कानून से चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक संस्थाओं से चलेगा। ये देश सरिया कानून से नहीं चल सकता। और देखिए, जो मुस्लिम है उन सबको समझना होगा कि म्यांमार में जब अति हो गई थी तो म्यांमार के लोगों ने क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी, और वहां जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं। हम तो देख रहे हैं कि भी जम्मू कश्मीर से लेके कानपुर तक जगह जगह इस तरह की हिंसा की घटनाएं होंगी। कानून आप हाथ में लेंगे और फिर आप धमकाएंगे जिसको जहां जाना है वहां चला जाए। क्या कहना चाहते हैं? मैं मानता हूं
कि एक आम हिंदू और एक आम मुस्लिम नहीं चाहता कि अशांति हो, दंगा हो। क्यों? जब दंगे होते हैं, कर्फ्यू लगता है, तो सबसे पहले चूल्हा उसी के घर का बुझता है। उस दिहाड़ी मजदूर का जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म रोटी होती है। और मैं बार बार कहता हूं कि भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, वो कोई धर्म नहीं मांगता है। लेकिन चंद लोग इस तरह के दंगे करा देते हैं, तो उस वर्ग विशेष को भी सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। मैं फिर कहूंगा कि हिंदू बाहुल्य इलाकों में न तो मुस्लिमों के घरों को आग लगाई जाती है, न कोई दंगा किया जाता है। एक भी मिसाल मैं नहीं समझता हूं कि भारत में कोई दे सकता है। बहुसंख्यक समाज हमेशा अल्पसंख्यक समाज के साथ सहयोग करता है, करता रहा है। वो बंटवारे के समय भी 1947 में उसकी दरियादिली देखिए कि जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हो गया था, उसने तब भी ये कहा कि नहीं, आप यहां रहना चाहें तो रह सकते। और आज जो हालात हैं, इस पर चिंतन करने की जरूरत, इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। और जब एक्शन लिए जाएंगे, एक मिसाल कायम हो कि जो दंगा करेगा उसके साथ इस तरह का सलूक होगा, तो दूसरा दंगा करने से डरे। ये कानून का काम, शांति, सद्भाव, भाईचारा शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन न तो वो भाईचारा, शांति, सद्भाव मुझे जम्मू कश्मीर में दिखा, न कानपुर में दिखा। जहां दंगे होते हैं वहां क्यों नहीं दिखता है? और दंगे करता कौन? एक वर्ग विशेष ही क्यों कानून को हाथ में लेता है? मन में किसी नेता ने गलत कहा। संविधान के तहत इस देश की वैधानिक संस्थाएं हैं, आप जाके वहां अपना विरोध दर्ज कर सकते थे, संविधान उसको दंड देगा, न्यायिक व्यवस्था है उसको सजा देगी। ये नहीं हो सकता कि आप पत्थर बरसाएं, आगजनी करें, गाड़ियों को तोड़ दें। ये पराकाष्ठा है। ठीक है उपाध्याय साहब। सुरेंद्र सिंह जी, देखिए, जो अभी नगरीय पत्रकार साहब ने बात की, आम गरीब आदमी का चूल्हा बुझता है, मजदूर का चूल्हा बुझता है, दिहाड़ी करने वाला जो व्यक्ति है, जो हैंड टू माउंट रोज लाता है, रोज खाता है, उसका चूल्हा बुझता है। बिल्कुल ये बहुत मजा बात इन्होंने कही है कि संख्या को जो है दूषित प्रभावित होता है। मगर जो माहौल पिछले 7 सालों के अंदर बना है, यही स्विट्जरलैंड या आपके साथ ये दिसंबरा की हो या आपकी ये रोकून की हो, अगर कुछ काम ऐसे होते हैं कि सरकार की अधिसूचना होती है कि वैसे संज्ञान भी ले लिया जाता है। अगर मान लीजिए सपोज ऐसा आज पहले ही एक्शन ले लिया जाता तो ये घटना न घटती। मैं जहाँ यह मांग करूंगा कि इस दंगे का जो देश है वो नुपुर है, पहले नुपुर की गिरफ्तारी हो, उसके बाद में सिस्टम जो होती है इसमें वो विजिलेंस सिस्टम के अधिकारी है, उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो, वो सबसे पहले अधिकारी गिरफ्तार हो और उनके साथ साथ दंगाइयों को भी न बख्शा जाए, जो दंगाई उनके बंदी कार्रवाई हो। मगर ये नहीं कि बुलडोजर के नाम पे, दंगाइयों के नाम पे जो लोग हैं, जिन लोगों ने घटना की है, उनसे कार्रवाई निश्चित हो। इसकी आड़ में निर्दोष लोगों पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं भाई साहब, दंगा करने वालों का कोई धर्म या जात नहीं होती, नजर नहीं होता। किसने कह दिया? ये कौन सी किताब में पढ़ के आए हैं आप? कि दंगा करने वालों का कोई धर्म नहीं होता। जम्मू कश्मीर में देखिए एक धर्म विशेष कर रहा है, कानपुर में दंगा किया, एक धर्म विशेष ने किया है। अगर नूपुर ने गलती की तो नूपुर को संविधान सजा देगा। गुजरात में कितने किलोमीटर दंगा है? गुजरात आपको याद है,
हाँ, जम्मू कश्मीर आपको एक बार भी दर्द नहीं है। इस मामले पर नहीं बोलेंगे ये। आप तो कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। 84 में सिखों को किसने मारा था? किसने मारा था? आप बताइए, आप मुझे किसने मारा था? आप मुझे मेरा आप स्पष्ट मुसलमान की मेरी संस्कृति, मेरा संविधान, मेरी भारतीयता मुझे नहीं कह रही कि मैं किसी धर्म विशेष को या किसी को भी। वो मारने वाला एक मॉब था, उनका कोई धर्म नहीं था, उनकी कोई जात नहीं थी उनका। आप देखिए इस देश को तरक्की के अंदर हिंदुओं का भी, वो राजनीतिक लोग थे, वो राजनीतिक लोग थे, तो उनका कोई धर्म नहीं था। वो राजनीतिक लोग थे और राजनीति का कोई धर्म नहीं होता है। नहीं तो राजनीतिक लोग और राजनीति, तो यहाँ पर भी दंगाइयों का कोई धर्म नहीं है। इसे मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मैं ये नहीं कह रहा। मुसलमान तो एक वो भी है जो रिक्शा का, जो आप जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वाले मुसलमान का वो है जो काबर बनाता है, बना करके उसका ढांचा बना के हरिद्वार में बेचता है। हिंदू भाई उसके अंदर जल भर करके और शिवलिंग पे चढ़ाता है भगवान भोलेनाथ को। नहीं नहीं, वो तो सही है। आप बद्रीनाथ केदारनाथ, आप बद्रीनाथ केदारनाथ, आपके बहुत में हेमकुंड था, आप जाइए मुसलमान वहाँ अपने खच्चरों को बैठा करके बद्रीनाथ केदारनाथ और हेमकुंड साहब के दर्शन कराता है। दर्शन कराता है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत से मुसलमान ये भी कहता है कि हम तो अपने मुसलमान भाइयों से सामान खरीदेंगे, मत खरीदो। जहाँ आप एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान तो वहाँ दर्शन कराता है, ये कराता है, वो कराता है, वो सारी बात सही है। हिंदू वो सब काम करते हैं, लेकिन मुसलमान उसी से सामान खरीदेंगे जिसकी मुसलमान की दुकान होगी, उसी से कार्य करवाएंगे। जितनी वीडियो आ चुकी है, कितनी बार कहा आप वरिष्ठ बता रहे हैं, आपके मुद्दे के अच्छी बात लगे। आज मुसलमान सारा जिम्मा एक वरिष्ठ आदमी ठेका नहीं ले लेता। अगर मुसलमान हिंदू की दुकान से सामान नहीं खरीदेगा तो हिंदू कई बार आ चुकी है ये बातें, सब सोशल साइट्स पे। समाज चुनाव के टाइम में खूब आई है, उससे पहले ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना के अंदर राजा सिंह विधायक है, वो पता नहीं माइनॉरिटी के बारे में क्या क्या कहता है। और छात्रा वाला जो महाराज जी, उनके लिए आप क्या वो अपने माइनॉरिटी के बारे में नहीं कोई अगर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को विशेषता नहीं दी क्या? जितनी भी सुनिए बिना। ठीक है सुरेंद्र जी, सुन लीजिए, आप वशिष्ठ साहब की बात सुन लीजिए। एक योजना ऐसी बता दीजिए जिसमें सरकार ने कही कि इस योजना का लाभ मुसलमानों को नहीं मिलेगा। मकान दिए उन्हें नहीं दिए क्या? मकान दिए उन्हें नहीं दिए, राशन उन्हें नहीं मिल रहा क्या? रेहड़ी पटरी वालों को ऋण मिला हुआ उन्हें नहीं मिल रहा क्या? सुनिए, ई श्रम कार्ड बने उनके नहीं बन रहे क्या? मना कर दी क्या मुसलमानों को बनाने के लिए? एक योजना ऐसी बता दीजिए ना। और मैं दूसरी तरफ बता देता हूँ, दूसरी सरकारों में चुन चुन के जाति विशेष के लोगों का, इनका ही केवल नौकरी लगनी चाहिए। एनडी की सरकार में क्या हुआ? आपकी सरकार में किसको नौकरी मिली? जो सरकार की योजना है, चाहे मुसलमान धंधा ले रहा है, नहीं सरकार की योजना नौकरी नहीं होती क्या? सरकार की योजना नहीं होती। अरे नौकरी तो आप मुझे हिंदुओं को बता दीजिए, कितने हिंदू भाइयों को देखते इसको ना मिली? पारदर्शिता से काम हुआ है। अरे भाई ये एक मिनट बात है, बहुत सही जगह पहुंच गए। ये दंगे, ये ज्ञानवापी, ये ताजमहल, ये ज्ञानवापी। अब आप ठीक है, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी वशिष्ठ साहब, सुरेंद्र सिंह जी दोनों के पास लौटूंगी एक बार फिर से। उपाध्याय साहब देखिए, एक विडंबना ये भी है, मंच के माध्यम से यहाँ पर बैठकर बहुत बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो मुस्लिम्स के समर्थक हैं, उनके कहीं ना कहीं उनके पक्ष में रहते हैं। सुनिए, रुकिए सुरेंद्र सिंह जी, लेकिन मंच पर बोलकर इस पर किसी तरीके के काम नहीं होते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, एक बार फिर से लौटूंगी, रुकिए आप जरा सुन लीजिए। अरे क्या हिंदू मुसलमान की मैं किसी हिंदू मैं किसी मैं किसकी दुकान
बंधु युवक बेरोजगार हुए। अरे आप सुनो, मैं जवाब देता रहा, आप सुनेंगे तभी ना। मुस्कान जी, 1 मिनट आप मेरी बात रखने दीजिए। हाँ हाँ, बताइए बताइए। बहुत देर से आप ही बात रख रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी, समय भी निकलता जा रहा है, मुझे उपाध्याय साहब के पास भी जाना है। बहुत देर हो गई आपको, आप दूसरों को भी सुन लीजिए जरा, बहुत बात रख ली आपने। मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। ठीक है सुरेंद्र जी, लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। उपाध्याय साहब आप अपनी बात रखें, ये तो सुनेंगे नहीं किसी की, इन्हें सिर्फ अपनी सुनानी है। ये कानपुर का प्रशासन का फेलियर, ये कागज, ये सब किया जा रहा है ताकि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और नकारापन, और जो आपका नीरव मोदी पैसे लेकर के भाग गया, आप सीधे सीधे मामला को निकाल देते हैं। जो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आपको विदेश नीति की जानकारी नहीं है, पहले आप लाल बचाने के लिए हिंदू मुसलमान कभी करा जाए ताकि जनता हिंदू मुसलमान नहीं लग जाए और इन चीजों का ध्यान नहीं जाए। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, आज देश में महंगाई का गरीब भुक्का मरने की नौबत पे है। सिलेंडर आज 2000 रुपए को बिकने को तैयार है। पेट्रोलियम पदार्थ खत्म होने के लिए कौन सा सिलेंडर 2000 है भैया? अरे बिकने को तैयार है, 1000 से 510 रुपए से सुरेंद्र सिंह जी, हो गया, अब आपने अपनी बात रख ली, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सारा समय तो खराब कर दिया, अपनी बात रखने में रह गए आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही है देश में, वो अलग अलग तरीके से हिंसाएं हो रही है, उस पर अब सरकार को और विपक्ष को दोनों को साथ बैठकर बातचीत करके इन तमाम चीजों को कम करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से ये जो दंगे हैं देश में वो सर उठाने लगे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।